गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ अच्छे ही होंगे। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एकेडमिक स्टडी पर। जैसा कि आपको पता है, हर रोज़ मैं आपके लिए कोई नया टॉपिक लेके आता हूँ। आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, वर्ब, जो कि मोस्टली आपके ग्रामर के लिए किसी भी प्रकार के सेंटेंसेस जो आपके ट्रांसफॉर्मेशन होते हैं वो वर्ब पे डिपेंड करते हैं, और वर्ब की सहायता से ही उन्हें बनाया जाता है, और वर्ब की सहायता से ही हमें किसी कार्य के होने का पता चलता है। तो ज़्यादा देर ना करते हुए आज के टॉपिक पे आ जाते हैं, जो कि क्या है, द वर्ब मीन्स क्रिया। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, द एकेडमिक स्टडी बाय NK। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, वर्ब। वर्ब, द वर्ब इज़ अ वर्ड दैट एक्सप्रेसेस सम एक्शन, फीलिंग और एक्सिस्टेंस। इट मीन्स क्रिया वह शब्द है जो आपके अंदर के कार्य को, आपकी भावनाओं को और जो घटनाएं हो रही हैं उनको प्रदर्शित करता है, यानी किसी के सामने व्यक्त करता है। इट टेल्स अस समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट, यह हमें कर्ता के बारे में कुछ बताती है। और दूसरे शब्दों में कह सकते हैं, अ वर्ब एक्सप्रेसेस एक्शन और बीइंग, यानी क्रिया किसी भी कार्य के होने का बोध कराती है। वर्ब्स आर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। क्रिया 2 भागों में विभक्त की जा सकती है, यानी 2 भागों में बांटा जा सकता है। फर्स्ट मेन वर्ब, मुख्य क्रिया। सेकंड हेल्पिंग वर्ब मीन्स या ऑक्सिलरी वर्ब, हिंदी में कहते हैं सहायक क्रिया। अब मैं आपको एक चार्ट के माध्यम से इसके बारे में बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ। वर्ब, सबसे पहले वर्ब। वर्ब 2 भागों में डिवाइड करता है, एक हेल्पिंग वर्ब, एक मेन वर्ब। मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब ये दोनों ही 2 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं, फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब। तो सबसे पहले मैं मेन वर्ब के बारे में आपको समझा रहा हूँ। मेन वर्ब क्या होगी, 2 भाग में डिवाइड होगी, फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब। फाइनाइट वर्ब 2 भागों में डिवाइड होगी, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव। नॉन फाइनाइट 3 भागों में डिवाइड होती है, फर्स्ट इन्फिनेटिव, सेकंड जिरंड एंड थर्ड पार्टिसिपल। उसी तरह आ जाते हैं हेल्पिंग वर्ब पे। हेल्पिंग वर्ब 2 भागों में डिवाइड होता है, प्राइमरी और मोडाल्स। प्राइमरी वर्ब 3 भागों में डिवाइड की जाएगी, बी फॉर्म, डू फॉर्म एंड हैव फॉर्म। बी फॉर्म इज, आर, एम, was, were, and do form do, did, does, and have form has, have, had। इसी तरह मॉडल्स क्या होंगे, shall, will, would, should, may, might, can, could, must, ought to, need, dare, used to। थोड़ा सा इनके बारे में डिस्क्राइब करता हूँ। जैसे कि अभी प्राइमरी वर्ब की बात कर रहा था मैं, तो प्राइमरी वर्ब में बी फॉर्म है, इज़, आर, एम, वॉज, वर। यानी कि इन टेंसों को, अगर इन वर्ब को आप टेंस के साथ यूज़ करेंगे तो मोस्टली इनके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आता है। क्या आता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। अगर डू फॉर्म को आप टेंस में यूज़ करेंगे तो मोस्टली इनके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। क्या आती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और अगर हैव फॉर्म को आप टेंस में यूज़ करेंगे तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है इनके साथ। क्या आती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब इसी तरह से अगर आप मॉडल्स यूज़ करते हैं किसी भी सेंटेंस के अंदर तो ऑलवेज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, ये आप पहचान कर सकते हैं। यानी कि अगर प्राइमरी वर्ब कहीं पर आती है तो बी फॉर्म के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आती है, डू फॉर्म के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, और हैव फॉर्म के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है जब आप इनका टेंस में यूज़ करते हैं। और मॉडल्स के साथ हमेशा वर्ब की
फर्स्ट फॉर्म आती है। ओके, बात करते हैं मेन वर्ब की। मेन वर्ब में सबसे पहली वर्ब आती है फाइनाइट वर्ब। फाइनाइट वर्ब चेंज दियर फॉर्म्स अकॉर्डिंग टू द पर्सन एंड नंबर ऑफ द सब्जेक्ट एंड टेंस आल्सो। यानी कि फाइनाइट वर्ब वह वर्ब होती है जो अकॉर्डिंग द पर्सन, यानी फर्स्ट पर्सन एंड सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन, मैंने पिछली वीडियो में बताया था आपको, अगर उनके अकॉर्डिंग चेंज हो जाती है, एंड नंबर यानी वचन, जिसे एक वचन बहुवचन यानी सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर, ऑफ द सब्जेक्ट यानी कर्ता के सिंगुलर नंबर या प्लूरल नंबर के अकॉर्डिंग बदल जाती हैं, या फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन या थर्ड पर्सन के अकॉर्डिंग जो वर्ब बदल जाती हैं, या टेंस के अकॉर्डिंग जो वर्ब बदल जाती हैं, उन्हें फाइनाइट वर्ब कहते हैं। जैसे आई रीड, आई के साथ क्या आया? रीड। ही के साथ क्या आया? रीड्स। यहाँ पे चेंज हो गई, यानी सब्जेक्ट चेंज हुआ तो वर्ब भी चेंज हो गई। दे के साथ रीड, फिर से दे, सब्जेक्ट चेंज हुआ तो रीड आ गया। जैसे सी गोज, सी के साथ क्या आया? गोज। और आई के साथ क्या आया? गो, यानी यहाँ पे गोज और यहाँ पे गो। उसके बाद दे के साथ गो। ओके, तो यानी वो वर्ब जो अकॉर्डिंग टू नंबर, अकॉर्डिंग टू पर्सन, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग या टेंस के अकॉर्डिंग बदल जाती हैं, वो फाइनाइट वर्ब होती हैं। ओके, नेक्स्ट टॉपिक आता है नॉन फाइनाइट वर्ब। नॉन फाइनाइट वर्ब्स डू नॉट चेंज देयर फॉर्म्स अकॉर्डिंग टू द नंबर, पर्सन और टेंस ऑफ द सब्जेक्ट। यानी नॉन फाइनाइट वर्ब वे वर्ब होती हैं जो ना तो पर्सन के अकॉर्डिंग बदलती हैं, ना टेंस के अकॉर्डिंग बदलती हैं, और ना ही सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलती हैं। द इन्फिनेटिव्स, जिरंड एंड पार्टिसिपल्स आर कॉल्ड नॉन फाइनाइट्स। यानी इन्फिनेटिव्स, जिरंड एंड पार्टिसिपल्स आर कॉल्ड नॉन फाइनाइट्स। नंबर आता है ट्रांजिटिव वर्ब का। मेन वर्ब में एक पॉइंट आता है, यानी मेन वर्ब की जो फाइनाइट वर्ब होती हैं उनमें एक पॉइंट आता है ट्रांजिटिव वर्ब का। ट्रांजिटिव वर्ब, ए ट्रांजिटिव वर्ब इज अ वर्ब दैट डिनोट्स एन एक्शन विच passes over from the doer to subject to an object। यानी ए ट्रांजिटिव वर्ब वह वर्ब होती है, यानी सहकर्मक क्रिया वह वर्ब होती है, वह क्रिया होती है जो किसी कर्ता के द्वारा किए गए काम का प्रभाव हमेशा किसी ऑब्जेक्ट पर डालता है, वह ट्रांजिटिव वर्ब कहलाती है। जैसे ऑब्जेक्ट दो तरह के होंगे, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। मीन्स निर्जीव यानी कि डायरेक्ट, इनडायरेक्ट मीन्स सजीव। जैसे ही टीच मी इंग्लिश, तो ही क्या हुआ? सब्जेक्ट, टीच मतलब वर्ब पढ़ाते हैं या पढ़ाता है, मी मतलब मुझे, इंग्लिश मीन्स इंग्लिश। अब मी कोई सजीव व्यक्ति होगा यानी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा, और इंग्लिश एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा यानी निर्जीव। तो एक ही सेंटेंस में दोनों आ सकते हैं, यानी कि डायरेक्ट भी और इनडायरेक्ट भी। या ही मैं कह सकता हूँ और एग्जांपल के लिए, ही ईट्स एप्पल। अब एप्पल क्या हुआ? एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हुआ क्योंकि ये निर्जीव है, और ही बीट्स मी यानी वह मुझे पीटता है, यह इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हुआ क्योंकि मी क्या है? एक सजीव व्यक्ति है। ओके, तो यानी दो तरह के ऑब्जेक्ट होंगे हमारे, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट, इन ट्रांजिटिव वर्ब, an intransitive verb is a verb that denotes an action which does not pass over to an object। यानी वह क्रिया, यानी अकर्मक क्रिया वह क्रिया होती है जिसका प्रभाव कभी भी कर्म पर नहीं पड़ता है, यानी जिसको अपना अर्थ पूरा करने के लिए कर्म की आवश्यकता नहीं होती है, वह अकर्मक क्रिया होती है। ओके, तो कैसी लगी आपको आज की वीडियो? कमेंट्स में ज़रूर बताएं, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो एक बार वीडियो देखने के बाद चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और मैं नेक्स्ट वीडियो आपके लिए लेके आऊँगा और भी महत्वपूर्ण टॉपिक पर। ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।